मेरा नाम अंश है और मैं एक छोटे से शांत कस्बे का रहने वाला हूँ, जहाँ लोग अब भी एक दूसरे को नाम से ज्यादा व्यवहार से पहचानते हैं। मैं एक साधारण परिवार से आता हूँ और वहीं के माहौल में मेरी सोच और मेरा नजरिया दोनों ही पिन पे। इसी किस्से में मेरी गली के सामने वाले घर में वर्षा नाम की लड़की रहती थी। वह लगभग मेरी ही उम्र की थी, बस कुछ महीने छोटी, और उसकी सबसे खास बात यह थी कि वह हर काम बड़े सलीके से करती थी। उसकी लंबाई औसत थी, मुस्कान हल्की लेकिन सच्ची थी, और उसके व्यक्तित्व में एक ऐसी सादगी थी जो कम ही लोगों में देखी जाती है। अक्सर शाम के समय जब मैं घर के बाहर बैठकर ठंडी हवा का आनंद लेता था, तब वर्षा भी अपनी छत पर पौधों को पानी देती दिख जाती थी, और उसके चेहरे पर शांति का वह भाव मुझे हमेशा अच्छा लगता था, मानो उसे अपने आसपास की छोटी छोटी चीजों में भी खुशी मिल जाती हो। हमारा परिचय बहुत गहरा नहीं था, लेकिन एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देने भर का रिश्ता भी कभी कभी एक कस्बे की धड़कनों को और करीब ले आता है। वैसे तो हम दोनों अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त रहते थे, लेकिन फिर भी ऐसा लगता था कि गली की सुबहें और शामें हमारी अनकही दोस्ती को अपने तरीके से जोड़कर चलाती रहती थी, बिना किसी दिखावे, बिना किसी शोर और बिना किसी मतलब के, जैसे दो लोग एक ही हवा में सांस लेते हुए भी अपने अपने रास्तों पर शांतिपूर्वक आगे बढ़ते चले जाएं। मैं अक्सर सोचता था कि हमारी यह शांत समझदारी यूं ही चलती रहेगी। लेकिन एक दिन अचानक कस्बे की पुरानी लाइब्रेरी बंद होने की खबर ने पूरे मोहल्ले में हलचल मचा दी, और उसी शाम जब मैं गली में निकला तो वर्षा रास्ते में किताबों से भरा बैग लेकर लौट रही थी। उसके चेहरे पर हल्की सी चिंता और थोड़ी सी बेचैनी थी। मैं उसे देखकर रुक गया और उसने बिना किसी औपचारिकता के कहा कि अगर लाइब्रेरी सच में बंद हो गई तो बच्चों को पढ़ने की जगह नहीं मिलेगी। फिर उसने हौले से पूछा कि क्या मैं मदद कर सकता हूँ, और उसकी आवाज़ में जो अर्नेस्टनेस थी, उसने मुझे बिना सोचे हाँ कहने पर मजबूर कर दिया। अगले ही दिन हम दोनों पुराने सामुदायिक भवन में मिले, जहाँ हमने कुछ पुरानी मेज़ें ठीक की, टूटे रैक इकट्ठा किए और मोहल्ले के बच्चों से पुरानी किताबें दान कराने की अपील की। धीरे धीरे लोग जुड़ते गए और हमारा छोटा सा प्रयास एक बड़े अभियान में बदल गया। हर शाम हम दोनों वहां पहुंचते, वह बच्चों को कहानियां पढ़ाती और मैं गणित व सामान्य ज्ञान सिखाता। और इन सब के बीच उसने मुझे कभी यह महसूस नहीं होने दिया कि हम सिर्फ पड़ोसी हैं। उसका तरीका हमेशा ऐसा होता था कि जैसे वह हर अच्छे काम में मेरे साथ बराबरी से खड़ी हो, कभी आगे नहीं, कभी पीछे नहीं। समय बीतने लगा और उस सामुदायिक भवन की खुशियों ने पूरे मोहल्ले का माहौल बदल दिया। बच्चे हंसते, किताबें पलटते, और हम दोनों कभी कभी एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देते, जैसे ये बदलाव हम दोनों की अनकही साझेदारी का परिणाम हो। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में सबसे खास बात यह थी कि हमने किसी रिश्ते को कोई नाम नहीं दिया, न जरूरत पड़ी, बस एक साथ खड़े रहने की भावना ही काफी थी। और धीरे धीरे मुझे ये समझ आने लगा कि कुछ लोग हमारे जीवन में किसी आवाज़ या बड़े इजहार के बिना भी असर छोड़ जाते हैं, जैसे वह हल्की हवा जो चेहरे को छूकर निकल जाती है लेकिन अपनी ठंडक लंबे समय तक महसूस कराती है। और शायद इस कस्बे की ये कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। दो साधारण लोग, एक छोटा सा उद्देश्य, और अनजाने में जन्मा वह अपनापन जो किसी दावे या वादे पर नहीं टिका था, बल्कि उन छोटी छोटी कोशिशों पर जो इंसान को अपने भीतर बेहतर बना देती हैं। दिन बीतते गए और हमारी उस छोटी सी पहल ने जैसे पूरे कस्बे की सांसें बदल दी। बच्चे हर रोज नई उमंग के साथ आते, कुछ अपनी कॉपियां दिखाते, कुछ अपनी नई सीखी हुई बातें बताते, और उसी भीड़ में वर्षा हमेशा उसी शांति से बैठी रहती जैसे वह इन सब की धड़कनों को अपने तरीके से संभाल रही हो। मैं कभी कभी उसे देखता और सोचता कि एक साधारण सी लड़की में इतनी ऊर्जा कैसे हो सकती है कि वह हर थके हुए बच्चे को मुस्कुराकर नया जोश दे दे। लेकिन शायद किसी की नीयत ही उसके व्यक्तित्व को चमका देती है। एक शाम जब मौसम अचानक बदल गया और तेज हवा के साथ बारिश शुरू हो गई तो बच्चे जल्दी जल्दी घर चले गए। लेकिन हम दोनों वहीं रह गए, क्योंकि रैक पर रखी कई किताबों को खिड़की से आती बारिश से बचाना जरूरी था। हम दोनों किताबें उठाकर अंदर की मेज़ों पर रख रहे थे और हवा इतनी तेज थी कि दरवाज़ा बार बार जोर से बंद हो जाता था। उसी दौरान अचानक बिजली चली गई और कमरा हल्की अंधेरी में डूब गया। वर्षा ने जैसे ही खिड़की का पर्दा पकड़ा, हवा ने उसे पीछे धकेला और वह थोड़ा लड़खड़ा गई। मैं तुरंत उसकी तरफ बढ़ा और उसने खुद को संभालते हुए हल्की हंसी में कहा कि कभी कभी यह मौसम भी बच्चों से कम शरारती नहीं होता।
उसकी वह हंसी अंधेरे में भी जैसे रोशनी सी महसूस हुई और मैं किताबें ठीक करते हुए सोचने लगा कि ये पल शायद बहुत मामूली है, लेकिन यादों में किसी को गहरे रख देने के लिए इतना काफ़ी होता है। बारिश थमने में देर हो रही थी, इसलिए हमने वहीं बैठकर बच्चों के लिए अगले हफ्ते की योजनाएं बनानी शुरू कर दी। कौन कौन सी नई गतिविधियां होंगी, किस दिन कहानी सत्र लंबा रखा जाएगा और किस तरह बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए छोटे छोटे मंच तैयार किए जाएंगे। इस बातचीत में कभी कभी वह अपने बालों से बारिश की नमी झटक देती और मैं खिड़की के बाहर गिरती बूंदों को देखकर सोचता कि शायद कुछ बदलाव बिना शोर के होते हैं और कुछ रिश्ते बिना किसी घोषणा के अपनी गहराई बुनते चले जाते हैं। बारिश जब आखिरकार हल्की हुई तो हम दोनों बाहर निकले। सड़क पर पानी जमा था और हवा में मिट्टी की सुगंध फैली थी। वर्षा ने सड़क की ओर देखते हुए कहा कि लोगों को लगता है कि बड़े बदलाव किसी बड़े मंच से शुरू होते हैं, लेकिन सच ये है कि बदलाव वहीं से शुरू होता है जहां कोई दो लोग यह सोच लेते हैं कि दुनिया को थोड़ा बेहतर बनाया जा सकता है। उसकी ये बात मेरे भीतर कहीं गहरे उतर गई और मैं उस शाम घर लौटते हुए बार बार यही महसूस कर रहा था कि कुछ कहानियों में शब्दों से ज्यादा खामोशियां बोलती है और शायद हमारी कहानी भी उन खामोशियों में ही चल रही थी, धीमी, स्थिर और अपनी ही लय में आगे बढ़ती हुई, जैसे कोई नदी जो रास्ते में आने वाले हर मोड़ से गुजरते हुए भी अपना बहाव कभी नहीं रोकती। समय अपनी चाल से चलता रहा और हमारी उस लाइब्रेरी जैसी जगह ने पूरे मोहल्ले को जैसे एक नई पहचान दे दी। बच्चे ही नहीं बल्कि बड़े लोग भी अब कभी कभी वहां आकर बैठ जाते। कोई अखबार पढ़ता, कोई पुराने किस्से सुनाता और कोई बस कुछ देर खामोशी में बैठकर अपने मन की थकान उतार लेता। इन सब के बीच वर्षा और मेरी जिम्मेदारियां भी बढ़ती जा रही थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि थकान महसूस होने के बजाय हमें और ऊर्जा मिलती जाती। शायद इसलिए कि ये सब किसी मजबूरी या औपचारिकता में नहीं था, बल्कि एक सच्चे मन की खुशी में था। एक दिन कस्बे में एक छोटा सा मेले जैसा आयोजन होना था और आयोजकों ने हमसे कहा कि हम अपने बच्चों के लिए एक छोटा सा ज्ञान कोना लगाए जहां बच्चे अपनी बनाई हुई चीजें दिखा सके। ये बात सुनकर वर्षा की आंखों में चमक आ गई और उसने तुरंत फैसला किया कि बच्चे अपनी ड्राइंग्स, छोटे छोटे मॉडल और खुद लिखी कहानियां प्रदर्शित करेंगे। हम दोनों ने मिलकर बच्चों को तैयार कराया। कोई रंग भरता, कोई चार्ट बनाता और कोई अपने भीतर का डर मिटाते हुए पहली बार मंच पर जाने के लिए अभ्यास करता। मेला वाले दिन सुबह से ही माहौल में उत्साह था। रंग बिरंगे झंडे हवा में लहरा रहे थे, दुकानों की खुशबू दूर तक फैल रही थी और लोग परिवारों के साथ आ रहे थे। बीच में हमारा छोटा सा स्टॉल भी था जिसे बच्चों ने खुद सजाया था। मैं स्टॉल के एक कोने पर खड़ा बच्चों को समझा रहा था कि कैसे लोगों से बात करनी है और वर्षा दूसरी तरफ बच्चों की बनाई चीजों को ठीक कर रही थी। उसी दौरान जब भीड़ बढ़ी तो वर्षा एक छोटी बच्ची को समझा रही थी कि वह अपने बनाए हुए चार्ट पर गर्व करे। बच्ची पहले झिझक रही थी, लेकिन वर्षा ने उसे धीरे से कहा कि जो तुम्हारी मेहनत है वही तुम्हारी आवाज बनती है। और बस इतना सुनते ही उस बच्ची के भीतर का डर जैसे गायब हो गया। मेला बढ़ता रहा, लोग आते रहे और बच्चों की बातें सुनकर मुस्कुराते रहे, पर इस बीच एक बात मैं देखता रहा कि जब भी बच्चे कहीं अटक जाते या कुछ भूल जाते तो सबसे पहले उनकी नज़र वर्षा की ओर जाती। शायद इसलिए कि उनकी नज़र में वह सिर्फ एक पड़ोस की लड़की नहीं बल्कि एक सुरक्षित सहारा थी। शाम होते होते हमारा स्टॉल पूरे मेले का सबसे शांत लेकिन सबसे प्रभावशाली हिस्सा बन गया था। लोग कहते कि शहरों में भी इतनी आत्मीयता नहीं मिलती जितनी यहाँ इन बच्चों के चेहरे पर दिख रही है, और जब मेला खत्म हुआ तो बच्चे थक कर बैठ गए, लेकिन उनके चेहरों पर संतोष का एक अजीब सा ग्लो था। मैं और वर्षा वहीं बैठकर सब समेट रहे थे और तभी उसने धीरे से कहा कि कभी कभी लगता है कि हम किसी कहानी का हिस्सा नहीं लिख रहे बल्कि खुद किसी कहानी में जी रहे हैं। उसकी ये बात सुनकर मैं कुछ पल चुप रहा, क्योंकि सच में ऐसा लगने लगा था कि यह सब सिर्फ एक काम नहीं एक प्रोजेक्ट था, बल्कि एक ऐसी यात्रा थी जिसमें हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता था, कुछ नया जोड़ने को मिलता था और कुछ नया समझने को। और इस पूरी यात्रा में सबसे खूबसूरत बात यह थी कि हम दोनों बिना किसी नाम दिए, बिना किसी उम्मीद के, बस साथ चल रहे थे, जैसे दो रास्ते जो अलग अलग जगहों से शुरू हुए हों लेकिन चलते चलते एक दूसरे की दिशा का हिस्सा बनते जा रहे हों। और शायद कहानी भी अब धीरे धीरे उसी दिशा में बढ़ रही थी जहां बदलाव सिर्फ बच्चों के जीवन में नहीं बल्कि हमारे भीतर भी चुपचाप आकार ले रहा था। दिन गुजरते गए और हमारी यह यात्रा अब कस्बे की पहचान बन चुकी थी।
लोग अक्सर हमारे पास आकर कहते कि हम दोनों ने मिलकर मोहल्ले की सोच बदल दी है। लेकिन सच तो ये था कि बदलाव हम नहीं, बच्चे ला रहे थे और हम बस उनके रास्ते पर थोड़ी सी रोशनी रख देते थे। एक दिन सामुदायिक भवन में नया प्रोजेक्ट शुरू करना था। हमने तय किया कि इस बार बच्चों को अपने सपनों पर छोटे छोटे पोस्टर बनाने होंगे ताकि वे खुद समझ सकें कि वे भविष्य में क्या बनना चाहते हैं। बच्चे बड़े उत्साह से रंग पेंसिल लेकर बैठ गए और हम दोनों उनके बीच घूमते रहे। कोई डॉक्टर बनना चाहता था, कोई खिलाड़ी, कोई शिक्षक और कोई बस इतना चाहता था कि उसके माता पिता खुश रहें। ये सब देखते हुए वर्षा की आंखों में एक नर्म सा स्नेह भर आया और उसने मुझसे धीमे स्वर में कहा कि जब कोई बच्चा अपने सपने कागज पर उतार देता है तब वह आधा रास्ता खुद ही पार कर लेता है। उसी दिन शाम को जब बच्चे चले गए तो हम दोनों देर तक बैठकर भविष्य की योजनाओं पर बात करते रहे। उसने कहा कि अब हमें कुछ नया करना चाहिए, शायद कोई छोटा सा वर्कशॉप जहां बच्चे कहानी सुनाने, बोलने और खुद पर भरोसा करने की कला सीख सके। उसकी आवाज में वह जज्बा था जिसे सुनकर लगता था कि दुनिया को किसी बड़े मंच की जरूरत नहीं होती। बदलाव एक छोटे कमरे में भी शुरू हो सकता है। दूसरे ही दिन हमने तैयारी शुरू कर दी। पोस्टर्स हटाए, मेजें अलग की और एक खुला सा घेरा बनाया जहां बच्चे आकर अपनी बातें कह सके। तीसरे दिन जब सभी बच्चे इकट्ठा हुए तो वर्षा ने उन्हें बिना किसी डर के खड़े होने और अपनी बात रखने के लिए प्रेरित किया। शुरुआत में बच्चे झिझके लेकिन धीरे धीरे उन्होंने हिम्मत दिखानी शुरू कर दी। कोई चुटकुला सुनाता, कोई कविता पढ़ता और कोई अपनी किसी छोटी सी उपलब्धि की कहानी सुनाता। बीच बीच में वर्षा बच्चों की गलतियों को बड़े प्यार से सुधार देती और मैं उनकी आवाज में आत्मविश्वास बढ़ाने के तरीके समझाता। ये सब देखते हुए मुझे अक्सर यह महसूस होने लगा कि वर्षा में किसी शिक्षक की तरह सिखाने की कला है, धीमी, सरल और मन को छू लेने वाली। बच्चे सिर्फ उससे सीख नहीं रहे थे बल्कि उससे प्रभावित भी हो रहे थे। एक दिन अभ्यास के बाद हम दोनों बाहर सड़क पर चलते हुए लौट रहे थे। शाम का सूरज ढल रहा था और हवा में हल्की ठंडक थी। वर्षा ने चलते चलते कहा कि कभी कभी उसे डर लगता है कि कहीं ये सब रुक न जाए, कहीं बच्चे वह माहौल न खो दे जो हमने इतने प्यार से बनाया है। मैंने उसे कहा कि जब नींव मजबूत हो तो इमारत खुद ब खुद टिक जाती है और हमारी नींव बच्चों की उम्मीदें हैं जो कभी खत्म नहीं होती। ये सुनकर वह हल्का सा मुस्कुराए और उसी मुस्कान में जैसे उसने सारे डर को पीछे रख दिया हो। हम उसी रास्ते पर धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे जहां पेड़ों की छाया लंबी होती जा रही थी और हवा में शाम की खुशबू घुल रही थी। और मुझे भीतर कहीं यह महसूस हो रहा था कि इस पूरे सफर में सिर्फ बच्चों ने ही नहीं बल्कि हम दोनों ने भी खुद को बदलते हुए पाया है, जैसे दो लोग जो अनजाने में ही एक दूसरे की दुनिया का हिस्सा बनते जा रहे हों, बिना किसी वादे, बिना किसी घोषणा, सिर्फ अपनी नीयत और मेहनत के सहारे। और शायद यही वजह थी कि ये कहानी अब सिर्फ मोहल्ले की नहीं रही थी बल्कि हमारे दिलों में भी अपनी एक शांत, स्थिर जगह बना चुकी थी। दिन बीतते बीतते जैसे हमारी इस पहल का दायरा बढ़ता गया और अब बच्चे ही नहीं बल्कि कई बड़े भी अपने समय का थोड़ा सा हिस्सा निकालकर सामुदायिक भवन में आने लगे। कोई किताबें ठीक करता, कोई पुराने अखबारों से बच्चों के लिए कटिंग्स बनाता और कोई बस बैठकर माहौल को महसूस करता। इस बीच वर्षा और मेरी जिम्मेदारियां भी जैसे बिना बताए बढ़ गई। हम दोनों अब रोज शाम को मिलने लगे, कभी योजना बनाने के लिए, कभी सामान इकट्ठा करने के लिए और कभी बस यह समझने के लिए कि बच्चों को आगे क्या देना है। एक शाम जब सर्दी धीरे धीरे बढ़ रही थी और हवा में हल्की ठंडक घुलने लगी थी, तब हमने सोचा कि क्यों न बच्चों के लिए एक छोटा सा सांस्कृतिक दिवस आयोजित किया जाए ताकि वे मंच पर जाकर अपनी प्रतिभा दिखा सके। यह विचार सुनकर वर्षा की आंखों में वही पुरानी चमक लौट आई और उसने तुरंत कहा कि यह दिन बच्चों की जिंदगी का वह मोड़ होगा जिसे वे बरसों तक याद रखेंगे। अगले कई दिनों तक हम उसी तैयारी में लग गए। बच्चे कविता याद करने लगे, कोई नाटक की भूमिका सीखने लगा और कोई संगीत सत्र के लिए अपनी धुनों का अभ्यास करने लगा। इस सब के बीच वर्षा ने बच्चों को समझाने का एक अलग ही तरीका अपनाया। वह उन्हें सिर्फ याद करवाती नहीं थी बल्कि यह भी बताती थी कि मंच पर खड़े होकर अपने मन की आवाज को कैसे महसूस करना चाहिए। एक दिन की बात है, जब बच्चे अभ्यास कर रहे थे तो अचानक एक छोटा लड़का घबरा गया और रोने लगा। उसे लगा कि वह भूल जाएगा, लोग हंस देंगे, उसका आत्मविश्वास टूट जाएगा।
तभी वर्षा उसके पास गई, उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा कि गलतियां इंसान को कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाती हैं। ये सुनकर उस बच्चे का रोना जैसे रुक गया और उसने धीरे धीरे फिर से अभ्यास शुरू कर दिया। ये पल देखते हुए मुझे एहसास हुआ कि वर्षा सिर्फ बच्चों को तैयार नहीं कर रही थी, वह उनके भीतर साहस बुन रही थी। सांस्कृतिक दिवस का दिन आखिरकार आ गया और पूरा सामुदायिक भवन रंग बिरंगे कागजों और फूलों से सज चुका था। लोग खड़े होकर बच्चों को प्रोत्साहित कर रहे थे। मंच पर एक एक कर सभी बच्चे अपनी प्रस्तुतियां दे रहे थे। किसी की आवाज कांप रही थी, कोई थोड़ा अटक रहा था, लेकिन हर बार जैसे वर्षा की तरफ देखकर उनमें नई हिम्मत आ जाती थी। जब आखिरी प्रस्तुति खत्म हुई तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा और बच्चों के चेहरे खुशी से चमक उठे। हम दोनों पीछे खड़े ये सब देख रहे थे और मुझे लगा कि इस छोटी सी जगह में हम दोनों ने मिलकर एक ऐसी दुनिया बना दी है जहां डर की जगह भरोसा है, शिकायत की जगह मुस्कान है और भविष्य की जगह उम्मीद है। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद जब भीड़ कम हुई और बच्चे घर चले गए तो वर्षा थककर एक कुर्सी पर बैठ गई। मैंने उसके पास जाकर पूछा कि क्या हुआ। वह धीमी हंसी के साथ बोली कि थकावट सिर्फ शरीर में है, दिल तो आज पहले से ज्यादा हल्का लग रहा है। फिर उसने थोड़ी देर बाद धीमे से कहा कि कभी कभी लगता है कि हम दोनों इस जगह के साथ साथ एक दूसरे को भी संभालते चले जा रहे हैं। उसकी ये बात सुनकर मैं कुछ पल चुप रहा, क्योंकि सच यही था, हम दोनों अब सिर्फ इस अभियान के साथी नहीं थे बल्कि एक ऐसे सफर के यात्री बन चुके थे जिसमें हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता था, कुछ नया गढ़ने को और शायद कुछ नया महसूस करने को भी। बाहर ठंडी हवा चल रही थी, सड़क पर हल्की धुंध उतर आई थी और सामुदायिक भवन की पीली रोशनी दूर तक फैल रही थी। हम दोनों उस शाम धीरे धीरे घर की ओर लौट रहे थे और मुझे पहली बार महसूस हुआ कि हमारे कदम सिर्फ एक ही दिशा में नहीं बढ़ रहे बल्कि जैसे दोनों रास्ते अब एक ही मंजिल की तरफ मुड़ते जा रहे हैं, बिना कहे, बिना जताए और बिना किसी उम्मीद की मान के, बस अपने आप, जैसे कोई कहानी जो लिखने वाले से ज्यादा खुद को लिखना जानती हो। उस शाम जब सर्दी अपनी नरमी में उतरने लगी थी और हवा में एक अजीब सी मिठास घुल गई थी, हम दोनों सामुदायिक भवन बंद करके बाहर निकले तो सड़क पर हल्की धुंध तैर रही थी। आसमान में चांद पूरा नहीं था लेकिन उसकी रोशनी फिर भी जमीन पर रेशमी परत सी बिछा रही थी। वर्षा हमेशा की तरह धीमे कदमों से चल रही थी लेकिन आज उसमें एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसके मन में कोई बात थी जिसे वह कहना चाहती हो पर सही शब्द नहीं मिल रहे हों। हम दोनों बहुत देर तक चुपचाप चलते रहे, सिर्फ कदमों की आवाज हवा में घुलती रही। अचानक उसने चलते चलते पूछा कि क्या कभी तुम्हें लगा कि यह सब शुरू से ही सिर्फ एक जगह बनाने का काम नहीं था, बल्कि इस सफर में कुछ और भी धीरे धीरे बढ़ता रहा है। उसकी ये बात सुनकर मैं कुछ पल रुक गया, क्योंकि मन में वह एहसास लंबे समय से था लेकिन मैंने कभी बोलने की कोशिश नहीं की थी। मैंने उसे देखा और उसके चेहरे पर वही नर्म सी मुस्कान थी जो हमेशा बच्चों को हिम्मत देती थी, लेकिन आज उसमें हल्का सा संकोच भी था। मैं धीरे से बोला कि शायद हम दोनों ने बच्चों के लिए एक दुनिया बनाई, मगर उसी दुनिया में हम खुद एक दूसरे को समझने लगे। वह मेरी बात सुनकर थोड़ा झिझकी, फिर हवा की तरफ देखते हुए बोली कि कभी कभी लगता है कि कुछ रिश्ते बिना कहे ही बन जाते हैं, जैसे दो लोग किसी छोटे से काम की वजह से मिलते हैं लेकिन सफ़र उन्हें वहां ले जाता है जहां शब्दों का सहारा भी कम पड़ जाता है। उसकी ये बात सुनकर मेरे भीतर जैसे कोई गांठ खुल गई और मैंने पहली बार बिना किसी डर के कहा कि तुम्हारे साथ चलते हुए मुझे हमेशा लगता है कि दुनिया थोड़ी बेहतर है, थोड़ी शांत, थोड़ी अपनी। वही सुनकर धीरे से मुस्कुराए और बोली कि अगर किसी का साथ मन को हल्का कर दे तो शायद वही साथ सबसे सच्चा होता है। हम दोनों वही सड़क के किनारे खड़े रहे, धुंध हवा में तैरती रही, चांद धीरे धीरे ऊपर चढ़ता गया और उस शांति में जैसे हमारी खामोशियां भी बोलने लगी। उसने धीरे से कहा कि अगर यह सफ़र ऐसे ही चलता रहा तो मुझे लगता है कि हमारी कहानी सिर्फ इस मोहल्ले तक सीमित नहीं रहेगी। मैं उसकी बात सुनकर धीरे से बोला कि कहानियां अंत में नहीं, ऐसे मोड़ों पर सुंदर होती है जहां दो लोग एक दूसरे को पहली बार पूरी तरह से महसूस करते हैं। उसने मेरी ओर देखा और उसकी आंखों में वह चमक थी जिसे देखकर किसी भी डर का अस्तित्व खत्म हो जाए। हम दोनों बिना कुछ और कहे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे और हवा ने जैसे हमारे कदमों को अपनी राह दे दी।
और उस रात मुझे पहली बार ये यकीन हुआ कि जो सफ़र हमने बच्चों के लिए शुरू किया था वह असल में हमें एक दूसरे तक लाने के लिए ही बना था, एक पूरी, शांत और खूबसूरत कहानी की तरह जिसका अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत वहीं से शुरू होती है जहां दो दिल बिना कहे एक दूसरे को स्वीकार कर लेते हैं। निर्णय। इस कहानी का निर्णय ये है कि दो साधारण लोग, जिन्होंने शुरुआत में सिर्फ बच्चों के लिए एक छोटी सी पहल की थी, वह पहल धीरे धीरे उनके अपने जीवन की दिशा बन गई और उन्होंने समझ लिया कि सच्चे रिश्ते किसी घोषणा से नहीं बल्कि एक दूसरे के साथ निभाई गई जिम्मेदारियों, भरोसे और भावनाओं से जन्म लेते हैं। बच्चों को मजबूत बनाने के प्रयास में वे खुद एक दूसरे के सहारे और समझ का आधार बन गए, और अंत में दोनों ने यह महसूस किया कि यह सफ़र सिर्फ समाज को बदलने का नहीं था, बल्कि खुद को एक दूसरे के लिए स्वीकार करने का भी था। सारांश। पूरी कहानी का सार यही है कि छोटी सी शुरुआत, सच्ची नीयत और लगातार साथ निभाने से दो इंसान न सिर्फ दूसरों का जीवन बदलते हैं बल्कि अपने मन के भीतर चल रही अनकही भावनाओं को भी पहचान लेते हैं। बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाने की प्रक्रिया में दोनों का रिश्ता बिना किसी दिखावे के गहराता गया और अंत में उन्हें एहसास हुआ कि उनकी पूरी यात्रा एक खूबसूरत शुरुआत बन चुकी है, जहां विश्वास, समझ और साथ मिलकर किए गए काम ने एक शांत, सरल और मजबूत संबंध की नींव तैयार कर दी थी।